रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी में मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को मालूम है कि हुबली की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। यहां पर क्या क्या दस्तावेज ले जाने हैं उन पर मैं बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो 5-10 मिनट लंबा हो सकता है, लेकिन आप दस्तावेजों के बारे में जान रहे हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज बारीकी से समझा सकूं। बनने वाला कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट में डालना, उस पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो यहां पर आप सभी को मालूम है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसकी तारीख क्या रखी गई है। तारीख को एक बार ध्यान से सुन लेंगे, जो कि थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट जो आपका होगा यहां पर ये होगा 20/2/23 को, यानी कि 20 फरवरी से स्टार्ट है और 7 मार्च तक, 20 फरवरी से स्टार्ट है, 7 मार्च तक चलेगा। और साथ ही साथ जो लोग इस 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में अपने स्केड्यूल डे पर नहीं जा पाए, वो एक ब्लॉक डेट मान सकते हो, 9 मार्च को जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी का बीच में एग्जाम पड़ गया सेम डे, या कुछ दूसरा बहुत जरूरी ऐसा काम पड़ गया जो एक सॉलिड रीजन है, तो वो लोग ब्लॉक डेट 9 मार्च को जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बात का मतलब था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जरूरी चीजें सारी मैं आपको बता करके चलूंगा। सामने लिखा हुआ भी है कि आपका The candidates may download the e-call letter which will be made live before 10 days from the scheduled dates। 10 दिन पहले आप अपना डीवी का डाउनलोड कर सकते हैं e-call लेटर। ठीक है, आगे देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने आपके लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे यहां पर पॉइंट नंबर, ये वाला देखिए आप, पॉइंट नंबर 3, The candidates must bring 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज। तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको ले जाने हैं। यहां पर देखो ध्यान से, विदाउट वियरिंग कलर गोगल्स एंड कैप, कोई रंग वाला चश्मा ना लगाया हो, कलर गोगल्स एंड कैप, कोई सर पे कैप ना लगाई हो। ठीक है, इन द केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग फोटोग्राफ डिस्प्लेइंग देयर डिसेबिलिटी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उनको जो फोटो ले जाना है उसमें डिस्प्लेइंग देयर डिसेबिलिटी, अपनी डिसेबिलिटी भी आपको दिखानी होगी, शो करनी होगी। ठीक, आगे मैं देख लेता हूं उसमें सारे पॉइंट्स क्या क्या लिखे हुए हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स एज एप्लीकेबल इन ओरिजिनल अलोंग विद द 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फोटोकॉपीज भी ले जानी है, 1 सेट, एक सेट में। ठीक है, और लिखा हुआ ब्रैकेट में सेल्फ अटेस्टेड, तो उनको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। हमने भी दोस्तों ऐसे लेके गए थे हम लोग भी, और हमने खुद सेल्फ अटेस्टेड कर ली थी। और क्या क्या पॉइंट आप कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल ई-कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन अलोंग विद द लोअर पोर्शन। ध्यान देना, लोअर पोर्शन ऑफ ई-कॉल लेटर्स ऑफ सीबीटी। सीबीटी का जो लोअर पोर्शन है एडमिट कार्ड का, वो भी आपको लेके जाना है। एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका पीईटी एग्जाम हुआ था, उसका भी लोअर पोर्शन एडमिट कार्ड का आपको लेके जाना है। द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग लोअर पोर्शन ऑफ ओरिजिनल सीबीटी। तो जो सीबीटी कॉल लेटर था आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को, उसका नीचे का लोअर पोर्शन लेके जाना है व्हाइल अटेंडिंग डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आर called for DVME as per their merit in the CBT examination. The physical disabled candidates and CEA candidates who have been found eligible in CBT examination are also being called for document verification and medical examination as per their merit. ठीक है, ये तो आपको पता है, जो जो मेरिट लिस्ट पास की है उनको बुलाया गया है। ठीक, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, फिर भी मैं आगे लेके चलता हूं आपको। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को अब दिमाग में यहाँ पे कंफ्यूजन बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो ये पॉइंट पढ़ेंगे आप लोग। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लेके जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th से आपकी भर्ती है, ये 10th से आपकी वैकेंसी है, तो 10th का मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, कुछ लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता है, तो दोनों चीज लेके जाओ। कुछ लोगों का मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी एक में रहता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर आपने ITI और इक्विवेलेंट मार्कशीट लगाई है, मतलब ITI लगाई है या उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरी लगाई है, तो वो भी आप लेके जाएं। ठीक, अगर लगाया है तो, वरना 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट काम करेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक,
जरूरी है कि आपने 10th भी लेके जाना और ITI की नहीं तो ITI कहां से लेके आए, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ITI अप्लाई किया है तो ITI लेके जाएं, बाकी 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट काम करेगा डेफिनेटली। ठीक, एनी हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, हाँ ये जरूरी है, हायर क्वालिफिकेशन ऐड कराना चाहते हैं लेके जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करा देना वहां पे। एनी अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट, कोई रिलीवेंट सर्टिफिकेट आप दिखाना चाहते हैं जो आपने फॉर्म में डाला हो वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या प्रूफ लेके जाना है? डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है मेनली देखी जाती है 10th के मार्कशीट में और 10th के सर्टिफिकेट में, तो ये आपके पास रहेगा। ठीक, अभी बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है कि नहीं लेके जाना? अगर है तो लेके जाओ, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब गए थे कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ले गए, ओनली 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, तो कोई घबराने वाली यहाँ पे बात नहीं है, बिल्कुल शांति से आप जाओ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो लेके जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट से काम चल जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन आपको बनना नहीं चाहिए। बहुत लंबा ये वीडियो हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे इसमें समझानी है और मैं काफी तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। क्या लिखा हुआ है? व्हाइल अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट शुड सबमिट एन एफिडेविट फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी और differences noticed in the certificate with that of offline application, ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी और आपके कुछ दस्तावेजों की अगर डिटेल मिसमैच हो गई है तो ऐसे केस में, किसी भी डिस्क्रिपेंसी के केस में, डिफरेंस के केस में, नाम मिसमैच हो गया है, एड्रेस मिसमैच हो गया है, कोई परसेंटेज वगैरह, कोई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, कुछ भी ऐसी कोई समस्या है तो उस पर एफिडेविट करवा के लेके जाएं। साफ साफ लिखा हुआ है ना, तो एफिडेविट मान्य होगा, चलेगा, लेकिन करवा के जरूर लेके जाएं, नेता बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों इसमें? आगे लिखा हुआ है इसमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC SC ST एंड EWS लिखा हुआ पहला पॉइंट, कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्ट्रिक्टली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। कहा गया है स्ट्रिक्टली इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज स्टिपुलेटेड इन द नोटिफिकेशन इन केस ऑफ SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें मांगा गया है, यानी कि रेलवे नोटिफिकेशन में जो दिया है फॉर्मेट उसमें मांगा है। ठीक है, देखो SC ST वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर आपके पास फॉर्मेट में बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी सेंटर का हो, स्टेट का हो, आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जैसे राजस्थान में सेंटर का जो बनता है वो ऑनलाइन ही बनता है, रेलवे जो लिख के बनवाता है वो नहीं बनता, तो वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब SC ST की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक, आगे देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ये पॉइंट है, बिफोर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स शुड वेरीफाई एंड सेटिस्फाई दैट द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग इज मेंशन्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द स्टेट फॉर विच दे होल्ड द सर्टिफिकेट, द सेम मे बी वेरीफाइड यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। जो कैटेगरी आपकी है आप उसे पहले क्या कर लें, वेरीफाई कर लें एंड सेटिस्फाई कर लें कि जो आपकी कम्युनिटी जिससे आप बिलोंग करते हैं वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, स्टेट की सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। मतलब जो आपकी स्टेट में है वही आपके सेंटर में होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो ये लिंक्स दिए हुए हैं SC ST OBC के लिए, इन लिंक्स पे जाकर के आप अपनी कास्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ आपकी स्टेट वाली जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में है भी या नहीं। ठीक, फिर आगे है इसमें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिसको बोलते हैं। तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो वर्किंग हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या क्वासी गवर्नमेंट है, मतलब अर्ध सरकारी बोल सकते हैं, या पब्लिक सेक्टर है कोई, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए NOC, आपको NOC दिखाना पड़ेगा फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, जहां से आप एम्प्लॉय हैं, एट द टाइम ऑफ DV एंड ME इन द एब्सेंस ऑफ विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आप NOC नहीं दिखाते तो आपको घर भेज देते हैं, जाओ इतने टाइम के अंदर वापस लेके आओ, आपका जो कैंडिडेचर है वो विल नॉट बी कंसीडर्ड, माना नहीं जाएगा, आपको आगे प्रोसेस में नहीं भेजा जाएगा। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इन केस ऑफ पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। जिस डिसेबिलिटी कैटेगरी से आप पीड़ित हैं उस डिसेबल कैटेगरी का दिए गए फॉर्मेट पर आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। इफ द कैंडिडेट हैज इश्यूड द सर्विस ऑफ ए स्क्राइब, अगर आपने स्क्राइब का यूज किया है CBT एग्जामिनेशन में, देन द ड्यूली फिल्ड इन डिटेल्स, तो आपको डिटेल्स देनी होगी उसकी,
ऑफ द स्क्राइब इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, उसमें आपको स्क्राइब की डिटेल देनी होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं एक्स सर्विसमैन। एन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैज टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आपने जॉब किया, आप रिटायरमेंट हो चुका है आपका, ठीक है, मतलब आपने पहले जॉब किया, एक्स सर्विसमैन है, अब आप नहीं करते, रिटायरमेंट नहीं, अब आप नहीं करते, ठीक है, ठीक, तो एक्स सर्विसमैन बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा या पेंशन पेमेंट आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो एक्स सर्विसमैन मतलब पहले आपने कहीं सर्विस किया और अब आप नहीं करते, तो उस केस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिस डेट को आपने वहां से डिस्चार्ज किया, जिस डेट को आपने वहां से छोड़ा है, और पेमेंट या पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पर, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? कोई कंफ्यूजन है दोस्तों बोल देना। थोड़ा सा मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फास्ट, तो थोड़ा सा मेरा एक दो वर्ड इधर उधर हो सकता है, तो उसको आप कमेंट में बता देना अगर कोई आपको डाउट लगे तो। यहां पर देखो आगे बायोमेट्रिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी हुई है। बहुत सारे लोगों का पैट के टाइम पे बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, उनसे कुछ सिग्नेचर वगैरह या फॉर्म वगैरह भराया गया था और बोला गया था कि बाद में देखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया था। अभी कुछ लोग मेरे पास मैसेज कॉल आए, उन्होंने बोला सर हमारा थंब इंप्रेशन पीटी के टाइम पे नहीं हुआ था, हम जब डीवी में गए तो हमें वहां पे ये बोल दिया गया कि अभी आपको होल्ड पे रखा जाता है, आपकी आरआरसी आपको कॉल करेगी, आपको कांटेक्ट करेगी, इस तरह से बोला गया है। तो उन लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन है, तो ये आप एक बार देख लो। फिंगरप्रिंट का मामला थोड़ा सीरियस होता है, एक बार इसको जान लो। इफ फिंगर्स आर कोटेड, यदि आपके फिंगर्स पे या आपके अंगूठे पे, अंगूठा स्कैन होता है, स्टैम्प है, स्टैम्प लगा हुआ है, इंक लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है या उस पर कोई कलर लगा हुआ है, इंश्योर टू थ्रोली वॉश देम, उसको आप साफ कर ले, अच्छे से धो लें, ठीक है, ताकि आपका फिंगरप्रिंट मैच हो जाए, ठीक है। इफ फिंगर्स आर डर्टी, यदि आपके फिंगर डर्टी है, उस पर धूल मिट्टी लगी हुई है, इंश्योर टू वॉश, उसे धो लें, सुखा लें और अपना फिंगरप्रिंट वहां पे कैप्चर करा लें, ध्यान से, सावधानी से। इंश्योर फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स आर ड्राई, आपके हाथों में कोई नमी ना हो, आपके बिल्कुल सूखे हो, मतलब साफ भी हो और नमी ना हो, रुमाल से आप अपने साफ करके रखें, मॉइस्चर किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, वरना आपको कैप्चर कराने में प्रॉब्लम आ सकती है। इफ द फिंगर्स टू बी कैप्चर्ड इज इंजर्ड, जो फिंगर आपकी कैप्चर होगी, मतलब जो अंगूठा आपका वहां पे कैप्चर होगा, इसमें कोई किसी प्रकार की इंजरी ना हुई हो, चोट वगैरह ना लगी हुई हो। अगर चोट वगैरह लगी हुई है, इंजरी हुई है, तो आपको अपने डीवी सेंटर, डीवी ऑफिस बताना होगा कि सर ऐसे ऐसे बात है। लिखा हुआ है इमीडिएटली नोटिफाई द कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी को बोलना होगा इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर बोलना होगा ये आपको कि सर मेरे चोट लगी हुई है, मुझे कुछ सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। एनी फेल्योर टू ऑब्जर्व दीज पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पे आप फेल हो जाते हैं, कोई फेल्योर आपका होता है, आप ध्यान नहीं देते, तो विल रिजल्ट इन नॉन एडमिटेंस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो आपको एडमिटेंस नहीं मिलेगा, स्वीकार नहीं होगा, डीवी और मेडिकल का प्रोसेस आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे मैं चलता हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है भाई, आप चाहें तो उसको डबल स्पीड में बढ़ा के देख सकते हो, एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना कि क्या क्या चीजें होती है। हम लोग डीवी दे चुके हैं, हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ी वो मैं आपको बताता हूं साथ साथ। Persons eligible for age relaxation must produce certificate issued by the competent authority evidencing their claim of being eligible for the age relaxation। अगर आपने किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन लगाया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी से बना हुआ, ठीक। The candidate should remit an amount of 16 rupee by cash towards medical examination fee at DV venue। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो 16 रुपए आपको वहां पे कटवाने होंगे, ठीक है। जब आपको भेजते हैं ना मेडिकल एग्जाम के लिए डीवी पे, तो वहां पे 16 रुपए आप कटवाते हैं, और जो आपका कॉल लेटर होता है, मतलब जो आपका मेडिकल लेटर होता है, जो आपको रेफर करते हैं डीवी सेंटर से, उस पर एक टिकट वगैरह लगा के देते हैं, वो आपको आगे भेज देते हैं मेडिकल के लिए, ठीक। ये आपका अगला, आरआरसी रिजर्व ऑल द राइट्स टू कैंसिल द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स हु फेल्स टू सबमिट एंड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज पर पैरा 4 अबव। पैरा 4 में हमने क्वालिफिकेशन के बेस पर, डेट ऑफ बर्थ के बेस पर हमने देखा था, अगर उसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल फॉर्मेट में दिखाने में असफल रहते हैं तो आरआरसी को आपके पूरे अधिकार दिए गए हैं, आपके कैंडिडेचर को रद्द कर सकते हैं, कर देंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसके खिलाफ फिर, क्योंकि गलती आपकी होगी दोस्तों। SC/ST कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, SC/ST कैंडिडेट को फ्री ट्रेवल अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। बाकी जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं आर एक्सपेक्टेड
टू बियर देयर ऑन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अदर कम्युनिटी को, अदर कैटेगरी के भाइयों को अपने एक्सपेंसेस पर जाना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एटलीस्ट फॉर 1 वीक। आपको सलाह दी जाती है कि आप 1 वीक के लिए बंदोबस्त करके आए। 1 वीक नहीं दोस्तों, कम से कम डबल का लेके जाएं, 15 दिन का आप लेके जाएं। क्यों बताऊंगा बाद में। इफ रिक्वायर्ड एट देयर ऑन कॉस्ट, अपने कॉस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु एडॉप्ट अनफेयर मींस इन द रिक्रूटमेंट आर लायबल टू बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आप अनफेयर मींस पाए जाते हैं आगे के प्रोसेस में, डीवी में आप कोई चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपने कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश की, कोई भी किसी प्रकार का अनफेयर मींस आप पाए गए, एंड आरआरसी रिजर्व्स ऑल द राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, तो आपके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन करेगी, आपके कैंडिडेचर को रद्द भी कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, आप अपने मैनर्स को बना के रखें और किसी प्रकार का कोई भी मिसगाइड उनको ना करें। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट ऑफ डीवीएमई विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर व्हाट्सएवर रीजन। डीवीएमई की डेट में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे बदलाव नहीं होगा? आपके बेसिस पर। उन्होंने एक बाद में डेट दी हुई है, उस पर गए तो गए, बाकी फिर कोई आपको डेट नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखो। प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट एन ऑफर और ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये जो आपको बुलाया गया है ये फाइनल नहीं है कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको अपॉइंटमेंट मिलने वाली नहीं। अभी डीए में पास करना पड़ेगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। कंप्लीट ये दोनों प्रोसेस होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट आती है। ये आ गया, इसका मतलब अपॉइंटमेंट नहीं है, अभी प्रोसेस बाकी है दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। इट मे बी नोटेड दैट मेयरली बीइंग कॉल्ड फॉर डीवीएमई डज नॉट एंटाइटल कन्फर अपॉन एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट। इस बेसिस पर कि मुझे डीवी के लिए बुलाया गया, मेडिकल के लिए बुलाया गया, आप अपॉइंटमेंट के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं सर मुझे तो अपॉइंटमेंट दो। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन केयरफुली एंड अपीयर फॉर द डीवीएमई ओनली इफ दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन्ड देयरइन। क्या कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें जो भी क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं वो सारे फुलफिल होने चाहिए आपके, तभी आप डीवी में आए। अगर आप वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो आप डीवी में ना आए। प्लीज नोट दैट इन एलिजिबल कैंडिडेचर डिटेक्टेड एट एनी स्टेज विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कैंडिडेचर डिटेक्टेड इन एलिजिबल पाए गए अगर आप, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे थोड़ा सा मैं बढ़ लेता हूं। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, हम इस पॉइंट पर हैं, 15वें पॉइंट पर हैं अपने हम लोग। कैनवासिंग ऑफ एनी काइंड विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। कैनवासिंग का मीनिंग क्या है? अगर आप किसी भी तरह की सोर्स सिफारिश वहां पे लगाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू किसी तरह का प्रचार आप करते हैं अपने लिए, प्रचार मतलब सोर्स वगैरह लगाते हैं, तो आपको रद्द किया जा सकता है, आपका कैंडिडेचर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। रेलवे रिजर्व्स ऑल द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट इन फुल और इन पार्ट और मॉडिफाई। रेलवे या आरआरसी के पास पूरे अधिकार हैं आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह के बदलाव करने के, उसको पूर्णतः रद्द करने के, उसको थोड़ा बहुत कैंसिल करने के, या उसको मॉडिफाई करने के। जैसे अभी अभी बहुत सारे जोन की या कुछ जोन की मेरिट रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें मेरे कुछ कैंडिडेट्स में मेरे भाई दोस्त भी हैं जिनको अब पहले नंबर आ रहा था लेकिन अब नंबर नहीं आ रहा। तो रेलवे को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है, प्रोसेस को थोड़ा सा दोबारा से ले सकती है। ठीक है, एंड ऐड और डिलीट एनी ऑफ द कंडीशंस इफ द सर्कमस्टांसेस सो वारंटेड। ठीक है, अगर सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं कि आपके लिए सही नहीं है या उनको कुछ लगा कि हाँ ये थोड़ा कैंडिडेट का तो गलत हुआ है, तो वो चेंज कर सकते हैं। आप उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि सर मेरा तो पहले नाम आ रहा था अब नाम नहीं आ रहा तो मैं आपके ऊपर क्लेम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आरआरसी इसके लिए बाध्य नहीं है। नो ट्रैवलिंग अलाउंसेस विल बी पेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अपीयरिंग फॉर डीवी एंड एमई। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन आपका कोई भी चार्ज खर्चा वहन नहीं करेगा, आप अपने खर्चे पे करेंगे। इन केस यू फेल टू रिपोर्ट पर्सनली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत तौर पर फेल हो जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में, इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इन द पोस्ट, आप उस पोस्ट के लिए या उस प्रोसेस के लिए आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप जॉब नहीं लेना चाहते। योर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। फिर आगे कोई भी व्यवहार आपसे या कोई भी कनेक्शन आपसे नहीं रखा जाएगा, किसी भी तरह का संबंध आपसे नहीं रखा जाएगा, आप पूर्ण रूप से बाहर कहलाएंगे। ठीक है, 19वां पॉइंट, द कैंडिडेट शुड अटेंड द डीवीएमई विद फॉर्मल ड्रेस ओनली। डीवीएमई का टाइम साधारण सिंपल कपड़े पहन के जाएं, यो हनी सिंह बिल्कुल ना बन के जाएं। ठीक,
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट, लगातार आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें जिस भी जोन से आपने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और 21वां पॉइंट है, इफ द कैंडिडेट डू नॉट सेटिस्फाई एनी कंडीशंस ऑफ द एलिजिबिलिटी द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल रिजर्व्स ऑल द राइट टू डिस्क्वालीफाई देम एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। अगर आप सेटिस्फाई नहीं करते एनी कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप पूरा नहीं करते तो रेलवे को यह हक है किसी भी स्टेज पर आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो। जब आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली होगी, अगर वहां पर कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको नहीं दिखा पाते या कुछ आपके विरोध में कोई सूचना नहीं मिलती है, तो आपका उस स्टेज पर भी वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता है हर जगह, तो आप ध्यान से करें। मैंने पूरी एनर्जी से जोर शोर के साथ आपको ये पूरी सूचना सही से देने की कोशिश करी है। कोई भी बनने वाला डाउट आप जरूर कमेंट करें। मुझे भी भाई सांस चढ़ गया बोलते बोलते, तो कमेंट करें आप लोग, कोई भी डाउट है जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करें। 4000 से ज्यादा लोग वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं। भविष्य में सारे अपडेट, सारी सूचना, डीबी की लिस्ट जो कोई आएगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट, वो सब सूचना आपको वहां पे मिल जाएगी। बहुत बहुत नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डीबी मेडिकल के लिए बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून गाइस, टेक केयर।